हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आप सभी की दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आप लोग हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे और कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, कोई सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा होगा, बट टेंशन नहीं लेना है। वीक सब्जेक्ट को वीक मत समझो, थोड़ा उस पर ध्यान दो। वैसे आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा वीडियो होगा जो आपका हिंदी में 10 नंबर कंप्लीट कराएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप गद्यांश को बताते तो हैं लेकिन एक ऐसा वीडियो बताइए जिसमें उन सभी गद्यांश को सॉल्व कराइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का 5 ऐसा महत्वपूर्ण गद्यांश। अगर इन 5 गद्यांश को पढ़ के जाओगे तो यकीन मानो भैया गारंटी है कि हिंदी में 10 में 10 लाओगे। क्योंकि उठा लो प्रीवियस ईयर पेपर और देख लो ये जो गद्यांश भैया ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है, जलवा है इनका, जलवा। ठीक, तो आज हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं गद्यांश सॉल्व नहीं कर पाता, कैसे संदर्भ लिखें, कैसे व्याख्या लिखें, कैसे क्वेश्चन का आंसर दें। हालांकि बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आपको टेंशन है इस बात की तो भैया इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी क्योंकि पांचों के पांचों गद्यांश हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये 5 गद्यांश हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज ही कर लो 10 नंबर पक्का क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। ठीक है, मत सोचो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है और ना हारूंगा कभी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो अब एग्जाम के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर दो, आग लगा दो एग्जाम में, मतलब बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, बस मेहनत के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। देखिए सबसे पहला जो गद्यांश है भैया ये 10 नंबर का आता है, वो तो सबको पता है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए 5 गद्यांश मैंने लिए हैं, हो सकता है ये पांचों अलग अलग चैप्टर से हो। सबसे पहला गद्यांश हमारा है हमारे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, और शायद आप में से कुछ स्टूडेंट को यह गद्यांश पता होगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप उठाकर देख लो, बहुत बार आया है। देखो पहले जब भी गद्यांश आपको दिया जाए तो क्या होगा, आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके साथ गिफ्ट में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो नीचे एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर तो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। सिर्फ आपको गद्यांश को पहचानना है क्योंकि आपको संदर्भ भी लिखना होता है या आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिखना होता है। तो पहचानने का भी तरीका है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, फिर हम एक एक का आंसर लिखेंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। कोई भी कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मतलब हमारी मातृभूमि पर निवास करने वाले जो हम मनुष्य हैं ये राष्ट्रभूमि का दूसरा अंग है। ठीक है, राष्ट्र का। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भैया पृथ्वी होगी उस पर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे राष्ट्र बनेगा, क्योंकि राष्ट्र जो होता है वो लोगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जनसंख्या देखो भारत की, चाइना की, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग राष्ट्र को बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब पृथ्वी और हम लोग दोनों रहेंगे तभी एक प्रॉपर राष्ट्र बनेगा। इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, जापान, रूस, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग लोग उसमें रहते हैं। लोग नहीं रहेंगे तो राष्ट्र कैसे बनेगा। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब हम लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी हमारी माता है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, आगे देखो, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इस लाइन के नीचे देखो रेखाएं हैं, इसका आपको व्याख्या करना होगा। अब ये पढ़ लिया हमने, इसमें ट्रिक क्या है, कैसे पहचानोगे किस चैप्टर का। देखिए चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इतना याद होना चाहिए कि राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, अशोक का फुल चैप्टर किसने लिखा है, तभी तो कुछ कर पाओगे। यही नहीं याद होगा भैया तो थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें डूब जाओ। ठीक है, डूबोगे तो है नहीं। देखो ये हमारा, इसमें देखिए राष्ट्र की बात की गई, जन की बात की गई, कई जगह राष्ट्र आया है, कई जगह राष्ट्र की राष्ट्र कहा गया है। तो भैया ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है।
मतलब ये ट्रिक है, कुछ वर्ड ऐसे होंगे इसमें जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है। जैसे इसमें राष्ट्र है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बताइए ये किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है, अभी हम बताएंगे। ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बट ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देना है, कुछ स्टाइल से लिखना है। अच्छा लिखोगे, सुंदर लिखोगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो ये देखिए, ये लाइन जो है इसके नीचे रेखा है, इतने का व्याख्या करना है, अपने शब्दों में कीजिए। यू आर ए राइटर, आप खुद एक राइटर हैं, आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेखक है वो कहीं और से नहीं आए हैं, दूसरे ग्रह से, वो भी हमारे बीच से ही निकले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही लाइन लिख दो, क्या है इसमें, यही लाइन उठाकर इसका आंसर लिख दो। देखो चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखो यहां पे देखो क्या है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यही लाइन उठाकर लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। क्या है इसमें, काहे को ले रहे हो टेंशन। देखो पांचवा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखो यहां पे लिखा है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जब उस पर लोग रहेंगे तभी वो मातृभूमि कहलाएगी, क्योंकि हम लोग रहेंगे तभी हम उसको माता कहेंगे। जब हम लोग रहेंगे ही नहीं तो माता कैसे कहेंगे, ठीक है। तो मातृभूमि की संज्ञा तब भी प्राप्त करेगी जब इस पर लोग रहेंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन रहेगा इतना, मैंने आंसर भी बता दिया, बट इसको लिखना कैसे वो भी जानिए। देखो सबसे पहले आपको तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना ही है, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। जब मैंने बताया था हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉपी को लिखना। उसके बाद में देखो, जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करो तो गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे मातृभूमि, और जो लास्ट वर्ड है पुत्र है, इसको ऐसे लिख दो, मातृभूमि डॉट 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 पुत्र है। इसको क्यों लिखना है बताइए। देखो आपको क्वेश्चन लिखना नहीं होता, एग्जाम में आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश रहते हैं, करना एक ही है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा गद्यांश किया है, उसके लिए ये लिखना जरूरी होता है। ये लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ भैया यही गद्यांश किया गया। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम ऐसे फर्स्ट हेडिंग डाल के संदर्भ लिख देंगे। आप संदर्भ भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ऐसे पाठ का नाम लिखकर राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन अगर संदर्भ लिखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए गद्य भाग जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, बाकी ब्लू। गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, देखिए इसको भी ब्लैक से लिखना है। जो जो ब्लैक से लिखना है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखो ये मेन पॉइंट ब्लैक से लिखना है, ठीक है। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप भी ब्लैक से लिखना है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब इस तरह आपको लिखना है कि लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों आ जाए। पूछा तो वही गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट, कोई काट ही नहीं सकता। ऐसे लिख कर आओगे, एग्जामिनर कहेगा ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इस लाइन की व्याख्या करनी है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में उसके पुत्र हैं। अब ये एक लाइन में लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लाइन में लिख देना है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा विस्तार से लिखिए, कुछ एक्सप्लेन करके लिखिए। इसी को कहा गया रेखांकित। इसकी व्याख्या करना है, व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन करना है उसके बारे में, तो लिखेंगे हम। दूसरा हेडिंग प्यारा सा डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं एक लाइन में तो एक ही लाइन में लिखे, इस तरह लिखोगे। कोई जरूरी नहीं आप यही लिखें, थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, 4 नंबर कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन है वो एक एक लाइन के हैं। देखो
राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यहां पे लिखा है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। वही मैंने लिख दिया है, देखो यहां पे मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, मतलब बिना मनुष्य के राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। इसका भी 2 नंबर कंप्लीट। मतलब यहां पे तो आपको थोड़े बड़े बड़े लिखने पड़े, लेकिन नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, उसको लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो लिखा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। क्या प्रॉब्लम है? सारे क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में है। पांचवा देखो क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी? तो देखो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, बस ऐसे लिख देना है। क्या है इसमें? बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला गद्यांश। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब अभी तो पहला गद्यांश हमने पढ़ा, अभी 4 और गद्यांश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने उन्हीं को लिया है जिन्होंने आपको हमेशा 10 नंबर दिया है, आपको नहीं जो आपके पहले एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला गद्यांश। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, सेकेंड गद्यांश देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकेंड गद्यांश है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अब आप लोग कहेंगे सर क्या इतने छोटे छोटे ही गद्यांश आते हैं, बड़ा नहीं आ सकता? देखो भैया, छोटे और बड़े से कोई फर्क नहीं है। छोटा गद्यांश जो रहेगा क्वेश्चन का आंसर उसमें भी दिया जाएगा, बड़ा रहेगा उसमें भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। छोटे बड़े में क्या रखा है, हमें तो सॉल्व करना है। देखो ये अशोक के फूल चैप्टर से, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखो क्या है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब ऐसा कहा गया है कि दुनिया जो है ये बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है। ठीक है, मतलब ये उतना ही याद रखेगी जितने से इसका स्वार्थ सधेगा। आगे देखिए, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है अशोक, तो अशोक वर्ड आने से आपको पता चल चुका होगा कि ये अशोक के फुल चैप्टर से है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि चैप्टर से रिलेटेड वर्ड इसमें नहीं आते, अभी आगे मैं बताऊंगा, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होंगे, थोड़ा टफ टाइप के होंगे, जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे, पहचानने से इनकार करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। वो तो हमें पता ही है, अभी हम लिख देंगे, अशोक के फूल चैप्टर से है, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में, वो भी हम कर देंगे भाई थोड़ा चेंज करके। अब देखिए तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? ठीक है, तो आगे देखिए अशोक को। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने बताया है कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो वो देखो, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो पूरे संसार को ही स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब देखो एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे जो हमने इससे पहले वाले गद्यांश में किया था। कहते हैं डॉट डॉट अखाड़ा ही तो है, देखो कहते हैं डॉट डॉट अखाड़ा ही तो है, ये हमने सबसे पहले लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं तो आपको 5 गद्यांश बता रहा हूं, आपके एग्जाम में तो एक ही करना होगा ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो भैया। तो सबसे पहला हमारा है पाठ और लेखक का नाम, तो हम संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। मैंने बताया दोनों तरीका सही है, चाहे तो आप लिख सकते हैं पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बेटर तरीका है, लेकिन संदर्भ एज अ संदर्भ आप लिखेंगे इसको, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो संदर्भ 2 बार हो गया, इसको 1 बार कर देना। देखो प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। मतलब वैसे ही
जैसे मैंने अभी पहले वाले गद्यांश में संदर्भ बताया था, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज है। यहाँ पे जो विशेषता है वो अलग अलग लेखकों की अलग अलग होती है, ठीक है, तो उसको हमें लिख देना है। 2 नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करो, मतलब यहां से लेकर, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में, तो लिखेंगे। देखो ये दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। आजकल स्वार्थी तो बहुत सारे लोग हैं, हमने भी देखा है, तो ये संसार बड़ा स्वार्थी है। ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उससे भूलकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा चेंज करके, थोड़ा डिफरेंट आपको लिख देना है। बिल्कुल आंसर नहीं आता फिर भी आपको लिखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। ये भी 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा देखो, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो देखो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, मतलब स्वार्थी बताया गया है, तो स्वार्थ वृत्त को ही विस्मृत करने का आधार माना गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा, इस गद्यांश को समझना होगा तब इसका आंसर आप दे पाएंगे। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने बताया है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। देखो लेखक ने दुनिया को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। मतलब ये उतना ही याद रखेगी जितने से इसका स्वार्थ सधेगा, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, इसमें कुछ होता नहीं है, गद्यांश को टेंशन बिल्कुल मत लो, लेकिन भैया एग्जाम आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है आपको बताना और आपको 10 में 10 दिलाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो देखो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया, इस पूरे संसार को कहा गया स्वार्थ का अखाड़ा। ये पूरा संसार बहुत स्वार्थी है, सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है। बस हो गया, दूसरा गद्यांश भी हो गया, लेकिन अभी 3 और हैं, टेंशन नहीं लेने का, 3 गद्यांश और हैं, उसको भी पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर से हैं, तो उसको भी चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 3rd गद्यांश है ये भी अशोक के फूल चैप्टर से ही है। क्यों? क्योंकि अशोक का फूल जो चैप्टर है ये गद्यांश की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे 2 गद्यांश बनता है। ये गद्यांश आप देख लो जाके, बहुत बार आया है आपके पेपर में, तो क्यों ना इसको पढ़ ले। आखिर उन इंपॉर्टेंट चीजों को क्यों छोड़े जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसको समझो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई है, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है भैया, है ना आपके पास दिमाग, ठीक है। देखो क्या कहा गया है अशोक के वृक्ष के बारे में कि बहुत ज्यादा मनोहर है, ठीक है। यहां पे तो आपको पता चल ही गया भैया ये किस चैप्टर का है, नाम शुरू में ही लिखा है अशोक का वृक्ष, तो अशोक के फुल चैप्टर से होगा। ज्यादातर जो गद्यांश है उसमें ट्रिक होता है, उसमें कोई ना कोई वर्ड होता है जिससे आप पहचान सकते हैं ये किस पार्ट का होगा, तो ये भी हमारे अशोक के फुल चैप्टर का है। लेखक बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, अभी मैंने लिखा वही लिख देना है, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करना है, इस व्याख्या को ध्यान से करना क्योंकि वर्ड थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। तीसरा देखो, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो देखो लिखा है परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। कौन? अशोक का वृक्ष, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है।
लाइन पढ़ने से आपको आंसर मिलेगा। देखो पढ़ो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। मतलब यही अशोक का वृक्ष इसका प्रतीक है। समझ में आया? ध्यान से पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? तो देखो यहां पे लिखा है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंत सभ्यता जो है वो समृद्ध हुई है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। पांचवा, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। ठीक है, बस इतना देखो लिखा है लास्ट में, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई, यानी कि समाप्त हो गए, काम खत्म। ठीक है, अब देखो एक एक का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले वही डॉट डॉट करके अशोक का वृक्ष डॉट डॉट मिट गई। देखो ऐसे लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। लिख देते हैं। संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। देखो मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि इसको ब्लैक से लिखना है, मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये तो उसी की तरह है संदर्भ जो भी मैंने पहले बताया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करनी है। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पड़ी थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। चलिए अपनी भाषा में लिखते हैं, अपना लैंग्वेज अलग है भाई। ठीक है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। यह वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वो सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वो बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। तो ऐसे अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको व्याख्या लिखना होगा। थोड़ा चेंज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई। देखो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो लिख दो तीसरा, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन का आंसर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो है सामंती सभ्यता समृद्ध हुई है। लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा से ही ये सभ्यता समृद्धि हुई है। ठीक है, पांचवा देखो क्या है क्वेश्चन। आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? जो सामंत सभ्यता थी उसकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है आज? तो देखो आज वो सामंती सभ्यता समाप्त हो गई है, फिनिश, काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गद्यांश नंबर 3। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर देगा 10/10। ठीक है, लेकिन अभी 2 और गद्यांश है, उसको भी पढ़ लो, नहीं छोड़ेंगे किसी को। आज गद्यांश है, कल पद्यांश होगा, जीवन परिचय होगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे, सब कुछ मैं फिनिश करूंगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट गद्यांश है ये किस चैप्टर का है? क्या आप पहचान सकते हैं? बताइए जल्दी से, इतना तो पता ही होगा आपको। देखो क्या है गद्यांश, क्या है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। बताइए किस चैप्टर का है? पहचानिए, थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए भैया। ठीक है, देखो भाषा इस चैप्टर में आया है, संस्कृति आया है, तो ये हमारा भाषा और आधुनिकता चैप्टर्स का गद्यांश है। और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन का हम आंसर थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
ये तो हमें लिख ही देना, ये तो हमें पता है भैया कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है और इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है, जैसे हमने अभी किया था। तीसरा देखो, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बल दिया गया है, देखो इसमें विज्ञान की जो प्रगति है, जो भाषा और संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया। उसका आंसर अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये लिखा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। मतलब जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो देखो लिखो, देखो यहां पे कहीं है भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। बस हो गया। अब देखो एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले ये डॉट डॉट करके लिख देंगे, भाषा स्वयं डॉट डॉट आवश्यकता है। देखो भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। चलिए लिखते हैं, फंदर में हेडिंग डालेंगे अच्छा सा फर्स्ट करके। ठीक है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, इसको ब्लैक से कर दीजिएगा, द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोध परक निबंध से अवतरित है। ठीक है, मतलब आपको संदर्भ जो है लगभग सेम ही लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा हमारा रेखांकित, देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इतने का व्याख्या आपको करना है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इतने का आपको व्याख्या करना है। तो हम लिखते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे, हमारा काम ही है व्याख्या करना। ठीक है, देखो दूसरा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख देना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखो क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो देखो प्रस्तुत गद्यावतरण के में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। इसको आपको लिख देना है। ठीक है, चौथा देखिए क्या है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, सबको पता है। पांचवा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। भैया 10/10 ये भी कंप्लीट हो गया हमारा गद्यांश। ठीक है, चौथा गद्यांश था ये। अब एक और गद्यांश हमने लिया जो शायद निंदा रस से है, हरिशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। मतलब इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो गद्यांश बताए हैं सब इजी हैं और इजी आते भी हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके बुक में जाकर देख लो यही सब गद्यांश बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर गद्यांश को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट गद्यांश है ये हमारे निंदा रस चैप्टर का है और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। लेकिन इसको समझना होगा, इसमें शायद कहीं निंदा वर्ड ना यूज किया गया हो, ऐसा हो सकता है। देखो ध्यान से समझो, पढ़ो इसको, पहले गद्यांश को। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। मतलब निंदा यहाँ पे कई बार आया है, तब तो क्लियर है ये निंदा रस चैप्टर से है। ठीक है, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों का नाम एक एक कर खिसकाए और उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरता हुआ देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मतलब निंदा, एक निंदक है जो सबकी निंदा करता है,
मतलब निंदा से जो हमें रस प्राप्त होता है, निंदा रस, ठीक है, तो वही निंदा कर रहा है। तो लेखक सोचते हैं क्यों ना हम भी अपने दुश्मनों की थोड़ी निंदा करवा ले, नाम एक एक देकर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपका देखते हैं नीचे क्या क्या है। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लिख देंगे भैया, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको व्याख्या करनी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कर देंगे हम। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? तो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया कि निंदक है, जैसे जैसे लकड़ी खिसकाती जाती है, आरा मशीन जो है लकड़ी को चीरता जाता है, वैसे ही निंदक को अगर एक एक नाम दे दिया जाए तो वो निंदा करता जाएगा। चौथा, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? तो लेखक ने अपने विरोधियों का गत अपने निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया है कि सबकी वो निंदा कर रहा है, मैं भी कुछ विरोधियों का नाम ले लेता हूं, उनकी भी निंदा कर देगा, लगे हाथ। पांचवा, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा? तो देखो ये लिखा है, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होगा। बस, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अद्भुत है डॉट डॉट करके सुख होता होगा, ये देखो अद्भुत है डॉट डॉट करके होता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। लिख देते हैं भाई, इसमें क्या है, देखो ये प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना, मैं ऐसे ही नहीं अंडरलाइन कर रहा हूं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से लेकर अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। तो इसका व्याख्या करना है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां पे फर्स्ट हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। देखो, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है। मतलब वो दूसरों के में दोष निकालता है, उसकी बुराइयां करता है, ऐसा मित्र है उनके पास, निंदक जिसको बोला, ठीक है। देखो पत्र है, उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वो उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी हैं उसकी निंदा उसके माध्यम से करवा ले। भाई ठीक है, सबकी निंदा कर रहा है, हम भी अपने विरोधियों का निंदा करवाने का काम खत्म, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। तीसरा, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? तो देखो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया कि जैसे जैसे हम लकड़ी आरा मशीन में डालते जाते हैं लकड़ी काटती जाती है, वैसे ही अगर हम विरोधियों का नाम लेते जाएंगे तो हमारा निंदक मित्र उनकी निंदा करता जाएगा, बस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? तो देखो लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 5 नंबर, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा? तो देखो दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होगा। बस हो गया। देखो क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, ये लास्ट में, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरता देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होगा। तो भैया आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर आपको भी सुख प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। हमने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने को कहे थे, हमने बता दिया। अब आपका भी काम है बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।